स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। नमस्कार दोस्तों, आज था उत्तर प्रदेश की सियासत का सुपर शुक्रवार, क्योंकि आज कई घटनाएं हुई है दोस्तों। घटना नंबर 1, आज मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने गोरखपुर से अपना चुनावी पर्चा भरा, मगर उस पूरे घटनाक्रम के पीछे क्या ड्रामा हुआ, अमित शाह को क्यों आना पड़ा और किसे मनाना पड़ा, यह बहुत बड़ी खबर है। दूसरी खबर, आज आगरा में रालोद और समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने जोरदार राजनीतिक दस्तक दी है। और तीसरी खबर, गाजियाबाद और साहिबाबाद में प्रियंका गांधी वाड्रा को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। इन तीनों खबरों की चर्चा, मगर सबसे पहले क्या आप जानते हैं कि आज प्रधानमंत्री ने मेरठ, अलीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई शहरों को वर्चुअली यानी कि इंटरनेट के जरिए संबोधित किया। क्या आपको इसकी कहीं पर भी सुगबुगाहट सुनाई दी? क्या इसको लेकर कहीं पर भी आपको इसकी गूंज सुनाई दी? दोस्तों, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम जो YouTube हैंडल्स पर गया और उन्हें देखने वाले बहुत कम लोग थे। जिससे क्या पता चलता है दोस्तों? इससे यह पता चलता है कि जब मीडिया आपके पीछे खड़ा हो, जब मीडिया आपको खुदा बता रहा हो, तब आप खुदा ही दिखाई देंगे। मगर जब मीडिया आपको प्रमोट ना कर पाए, और मीडिया क्यों नहीं प्रमोट कर पा रहा है? क्योंकि यह वर्चुअल रैली है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी सभा के सामने होते हैं और जब वो कहते हैं कि मेरी नजर जहां तक जा रही है मुझे लोग ही लोग दिखाई देते हैं, वो और वर्चुअल रैली में जमीन आसमान का फर्क होता है। और वो फर्क आज हमने देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम YouTube चैनल्स पे जो लोग उन्हें देखने आ रहे थे, बहुत कम लोग देखने आ रहे थे। क्या इसका एक संकेत उत्तर प्रदेश के चुनावों के लिए है? मगर दोस्तों, आज जैसा कि आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने गोरखपुर से चुनावी पर्चा भरा और उनके साथ कौन थे? उनके प्रतिद्वंद्वी अमित शाह। तो आप कहेंगे कि भाई, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का चुनावी पर्चा भरने में खुद गृह मंत्री अमित शाह वो क्यों मौजूद थे? मैं बताता हूं क्यों मौजूद थे। इसलिए नहीं कि वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का साथ देने आए थे, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको इस चेहरे पर गौर करना पड़ेगा। राधा मोहन अग्रवाल। कौन राधा मोहन अग्रवाल दोस्तों? राधा मोहन अग्रवाल वो हैं जो करीब 2002 से लगातार इसी सीट पर चुनाव लड़ते आ रहे हैं। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा, अब से कई महीनों पहले दोस्तों एक सर्वे आया था जिसमें राधा मोहन अग्रवाल को उत्तर प्रदेश के 3 बेहतरीन विधायकों में बतलाया गया था। मगर राधा मोहन अग्रवाल की जो दोस्ती हुआ करती थी एक जमाने में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ, वो एक अरसे से खटास उसमें पड़ गई है। खटास इस कदर बढ़ गई थी कि 2017 में जब वो मुख्यमंत्री बने तो राधा मोहन अग्रवाल को उन्होंने एक भी मंत्रालय नहीं दिया, जबकि स्वाति सिंह जो पहली बार विधायक बनकर आई थी उन्हें मंत्रालय दे दिया गया, मगर राधा मोहन अग्रवाल को हाशिए पर रखा गया। पिछले 5 साल से लगातार राधा मोहन अग्रवाल हाशिए पर थे और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने उन्हें नजरअंदाज किया। राधा मोहन अग्रवाल को एक और झटका तब लगा जब अयोध्या की बजाय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को उन्हीं की सीट दे दी गई चुनाव लड़ने के लिए, यानी कि गोरखपुर की। इसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। इसके बाद राधा मोहन अग्रवाल और अखिलेश यादव के बीच में फोन संपर्क स्थापित हो गया। आपने गौर किया होगा, अखिलेश यादव अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहते हैं कि मैं अब और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं ले सकता, मगर हां, अगर गोरखपुर से राधा मोहन अग्रवाल आना चाहें तो उनका स्वागत है, वो समाजवादी पार्टी की टिकट पर लड़ सकते हैं। इसका परिणाम यह हुआ दोस्तों कि अखिलेश यादव और राधा मोहन अग्रवाल के बीच में लगातार बात होने लग गई। लगभग बात तय हो गई कि राधा मोहन अग्रवाल जो हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे समाजवादी पार्टी की टिकट से। और उसका प्रमाण इस बात से उभर कर आता है जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं। क्या आप जानते हैं कि राधा मोहन अग्रवाल ने बिजली विभाग में अपना बिल चुकाकर, मकान को लेकर अपना बिल चुकाकर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल किया? और यह तब हासिल किया जाता है जब आप चुनाव लड़ रहे होते हैं।
अब जैसे ही यह खबर सामने आती है तो भाजपा में खलबली मच जाती है। सोचिए, वो विधायक जो अरसे से गोरखपुर की सीट पर जीतता आता रहा है, वो अब समाजवादी पार्टी के खेमे में शिफ्ट हो जाएगा। नतीजा, अमित शाह प्लेन पकड़कर गोरखपुर आते हैं और उसका परिणाम यह होता है दोस्तों, आज जब सभा हुई गोरखपुर में तो मंच पर राधा मोहन अग्रवाल को भी बिठाया गया और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को उन्हें संबोधित करना पड़ा। क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, हमारे विधायकगण डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्री महेंद्र पाल। क्या यह मामला, इसका समाधान हो चुका है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर ऐसा लगता है कि फिलहाल इस संकट पर बीजेपी ने काबू पा लिया है। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, इस पर्चा भरने के पीछे यह सामान्य कहानी नहीं थी, इसके पीछे पूरा एक घटनाक्रम चल रहा था जो मैंने आपको बाकायदा प्रमाण के साथ दिया कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बिजली के बिल को लेकर राधा मोहन अग्रवाल हासिल करना चाह रहे थे ताकि फिर वो समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ सकें, मगर इस फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मगर हां, आज चुनावी सभा को जरूर संबोधित किया अमित शाह ने और उनके भाषण में मुझे कई किस्म के विरोधाभास दिखाई दिए। मसलन जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के काल में और भाजपा के कार्यकाल में माफिया का खात्मा हो चुका है और समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में माफिया जो है वो बढ़ चढ़कर बोल रहा था। सुनिए उन्होंने क्या कहा, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर से हर जनपद में एक माफिया बनाया था, वो राज करते थे। उत्तर प्रदेश की पुलिस माफियाओं से डरती थी। आज योगी जी के राज में स्थिति ये आ गई है कि माफिया स्वयं जाकर पुलिस स्टेशन के अंदर सरेंडर कर रहा है। मित्रों, सरेंडर कर रहा है। अमित जी एक बात बताइए, एक गैंगस्टर हुआ करता था विकास दुबे, याद है कि नहीं? विकास दुबे की सांठगांठ उसके इलाके का जो पुलिस थाना था वहां के पुलिस वाले से थी। इस बात को लेकर डीएसपी ने जो हाई लेवल पर पुलिस ऑफिसर्स थे उन्हें शिकायत लिखी थी कि विकास दुबे किस तरह से जो स्थानीय पुलिस अधिकारी है उसके साथ मिलकर काम कर रहा है। उसके बाद क्या होता है, विकास दुबे और उसके गुर्गे एक गोलीबारी में मेरे उत्तर प्रदेश पुलिस के 8 जवानों को मौत के घाट उतार देते हैं, जिसमें वो डीएसपी भी शामिल होता है। विकास दुबे फरार हो जाता है, फिर उसे पकड़ा जाता है उज्जैन से। और उज्जैन से जब उसे वापस लाया जा रहा है तो रास्ते में रहस्यमय तरीके से गाड़ी पलट जाती है और विकास दुबे को मौत के घाट उतार दिया जाता है। विकास दुबे अगर जिंदा वापस आता तो न जाने कितने सफेद पोशों के राज वो सामने ला सकता था। और यही नहीं, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए दोस्तों, और खासकर अमित शाह जी आप जरूर दें, कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के खास नौकर शाह हैं, वो विकास दुबे के एक रिश्तेदार की शादी में दिखाई देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप माफिया की बात करते हैं तो क्या आप विकास दुबे की बात करेंगे? पहली बात, विकास दुबे अपने साम्राज्य से 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार देता है। दूसरी बात, उस विकास दुबे को जिंदा लाने के बजाय गाड़ी पलट जाती है रहस्यमय तरीके से। वो अगर वापस आता तो न जाने कितने लोग उनके राज फाश कर सकता था, मगर उसे खामोश कर दिया गया कथित तौर पर। और आप बात करते हैं माफिया की, आप अपने मंत्री की बात करें ना, अजय मिश्रा टेनी तो आपके साथ मंच पर दिखाई दिया। अमित शाह जी, मुझे सवाल का जवाब दें, उसके बेटे के बारे में साफ तौर पर लिखा गया कि उसने साजिश के तहत किसानों को मारा। आपके उत्तर प्रदेश की पुलिस की एफआईआर में अजय मिश्रा टेनी का नाम लिखा हुआ है कि वो और उसके बेटे ने साजिश रच के किसानों पर जो है हमला किया। अब तक अजय मिश्रा टेनी को आपने पद से नहीं हटाया और आपके पास क्या मौलिक नैतिक अधिकार है कि आप विपक्ष पर हमला करें माफिया को लेकर? दोस्तों, यही मुद्दा है जो अखिलेश यादव समझते हैं और वो बार बार मुद्दे पर बने हुए हैं। आज जब आगरा में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया तो क्या कहा, आप सुनिए। ये चुनाव लोकतंत्र के साथ साथ संविधान बचाने का भी चुनाव है। इसलिए जहां समाजवादी पार्टी हर रंग को जोड़ रही है, हमारा गठबंधन बहुरंगी है,
सब तरह के लोग हमारे साथ हैं। ये एक रंगी लोग बाबा साहब का दिया हुआ संविधान उसको भी खत्म करना चाहते हैं। इसलिए जहां सवाल बड़े बड़े हैं, जयंत चौधरी जी ने जिस तरह कहा कि किसान का बड़ा सवाल है, जहां किसान की आय दोगुनी होनी थी, आज महंगाई के कारण और सरकार की गलत नीतियों के कारण हमारे किसान की आय नहीं बढ़ी है। और वही लोग जिन्होंने झूठा वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, सवाल यह है कि आय दोगुनी हुई है कि नहीं हुई है। और महंगाई केवल डीजल पेट्रोल की नहीं बढ़ी है, जितने भी हमारे खाने पीने के सामान हैं हम बाजार में लेने जाते हैं, चाहे दाल हो चाहे अनाज हो, हर चीज की कीमत बढ़ा दी। और बात यहां नहीं रुकती है। अमित शाह आज भी मंच पर वही आजम खान, अतीक अहमद, यानी कि वही हिंदू मुस्लिम सियासत पर ही टिके रहे। वो हमें बताने की कृपा नहीं कर रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में माफिया जो है वो खुलेआम क्रिकेट खेलता है और उन पर कोई अंकुश नहीं होता है। सुनिए अमित शाह की बात। मैं आज उत्तर प्रदेश की जनता को कहने आया कि आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के शासन में, योगी जी के शासन में जेल की सलाखों के पीछे कोई संभावना नहीं है। अखिलेश बाबू, कोई संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत सालों के बाद इनके आतंक से बाहर आ गई। और यही वजह है दोस्तों, ये बात बार बार अखिलेश यादव हर तरफ दोहरा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पर्याय होता है नफरत। ये क्षेत्र चौई चंद सिंह जी, अजीत सिंह जी का कम क्षेत्र रहा है, बहुत काम किया उन लोगों ने। हम तमाम बड़े लोगों को जिनका योगदान रहा उत्तर प्रदेश की राजनीति को आगे बढ़ाने में, मैं सबको याद करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि इस बार के चुनाव में, जो चुनाव है लोकतंत्र को बचाने का, भाईचारा को बचाने का, और मैंने कई बार कहा उत्तर प्रदेश का चुनाव ये भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी है। मुझे उम्मीद है कि किसान, नौजवान, व्यापारी एक साथ एकजुट होकर के इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। और जाने अनजाने या जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के मुंह से वही बंटवारे वाली सियासत निकलती है। आप मुझे खुद जवाब दीजिए ना इस बात का। अगर अखिलेश यादव अपने मुंह से कुछ ऐसे बयानात देंगे जिसमें लोगों में बंटवारा होता है, मैं उन्हें कटघरे में रखूंगा, मैं उन पर सवाल खड़े करूंगा। मगर भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार इस तरह से मौका क्यों दे रहे हैं, मुझे बात समझाइए। क्यों बार बार इस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं? क्या इस पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए? आखिर मीडिया इस पर चर्चा क्यों नहीं करता कि क्या भारतीय जनता पार्टी को जीत का रास्ता सिर्फ और सिर्फ नफरत के सहारे दिखाई देता है? दोस्तों, आज की जो तीसरी बड़ी खबर थी वो ये कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो चुनावी मैदान में थी। गाजियाबाद, साहिबाबाद, वहां से वो लगातार रोड शो कर रही हैं और रोड शो में जो उनको प्रतिक्रिया मिल रही है वो बहुत जबरदस्त है दोस्तों। मैं चाहूंगा उसकी आप एक झलक देखें। अब क्या ये तस्वीर वोट्स में बदलेगी वो हम नहीं जानते हैं, मगर मैं चाहूंगा उसकी आप एक झलक देखें। मैं आज एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, प्रियंका गांधी वाड्रा अपने भाई राहुल गांधी से बतौर राजनेता और खासकर लोगों से किस तरह से बर्ताव करना चाहिए वो कहीं बेहतरीन, कहीं बेहतर दिखाई देती हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आज उनकी मुलाकात होती है किसान के एक बेटे से जो सैनिक बनना चाहता था, फौज में जाना चाहता था। आप देखिएगा किस स्वाभाविक अंदाज में प्रियंका गांधी वाड्रा उससे बात करती हैं। ये जो करीब 1.5-2 मिनट की बातचीत है, मैं चाहूंगा आप संयम से देखें। आपको पता चलेगा कि उनके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, यानी कि वो जिस तरह से लोगों से बात करती हैं, वो कितने स्वाभाविक है। देखिएगा।
योगेश चौधरी है। 3 साल हो गए आर्मी की भर्ती नहीं आई। मैं किसान नहीं हूँ, किसान का बेटा हूँ। इमरजेंसी में आ रहा था, मेरे पिताजी आते हैं यहाँ पे। 3 साल हो गए आर्मी की भर्ती नहीं आई। दौड़ दौड़ के घोड़े बच गए थे रात में, सुबह के। मैंने देखा गाँव के सारे लड़के दौड़ कर रहे थे, तो मैंने पूछा ये क्या कर रहे हैं। 3 साल हो गए आर्मी की भर्ती में आई। बालकों की उम्र निकट गई, परेशान है, आत्महत्या कर रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें। सिर्फ युवाओं के लिए हमको पढ़ो, ठीक है, और समझो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारी राजनीति बदले। ये हमारा मन के यही नहीं दोस्तों, साहिबाबाद में जब वो जनसंपर्क कर रही थी तो उनकी मुलाकात एक बच्चे से हुई। क्या आप जानते हैं, उसकी गर्भवती मां कोरोना काल में अस्पतालों में भटक रही थी, उसे जगह कहीं नहीं मिली, फिर उसने दम तोड़ दिया। आज प्रियंका गांधी वाड्रा उनके परिवार से मिली और परिवार से बातचीत की। देखिए। मैं फिर दोहरा दूं, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई गंभीरता से चुनौती दे रहा है तो वो है अखिलेश यादव, क्योंकि अखिलेश यादव के पास जमीनी तौर पर नेता भी हैं, बूथ लेवल कार्यकर्ता भी हैं, वो तमाम जातियों को सहेज भी रहे हैं। मगर दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो उनके पास प्रियंका गांधी वाड्रा का दमखम तो है, मगर अभी इस बात के प्रमाण नहीं मौजूद हैं कि जो उनके फुट सोल्जर्स हैं, यानी कि जो उनके सैनिक हैं, क्या वो कांग्रेस के लिए वोट्स हासिल कर पाएंगे। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, युवाओं के लेकर जो तमाम संवाद वो कर रही हैं, वो तमाम चीजें आदर्शवादी हैं यकीनन, और तमाम राजनीतिक दलों को इसी तरह से काम भी करना चाहिए। मगर क्या वो वोट्स में तब्दील होगा, वो हमें देखना होगा। बहरहाल सियासत बहुत दिलचस्प है, बस एक चीज की कमी है दोस्तों, या ये कहा जाए एक चीज की बहुतायत है जिसकी जरूरत नहीं है। नफरत का तड़का वो खत्म होना चाहिए दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूं वो होगा भी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।